नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष बागड़ी, जो जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर आशीष बागड़ी ने अभी एन्सेफेलाइटिस को लेकर एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है। एक बच्ची को जो लंबे समय से पीड़ित थी, उसको लगभग बाहर निकालने के लिए प्रयास पूरे किए और उसमें सक्सेस भी मिली। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बधाई आपके इस अचीवमेंट के लिए। मैं बहुत बहुत चाहता हूँ धन्यवाद। कि बिना किसी भूमिका के आप उस बारे में बताइए कि इस बच्ची को दिक्कत क्या थी और उसको किस तरह से आप बाहर लेकर आए? जोशी जी, ये जो बच्ची थी ये 14 साल की थी और काफ़ी स्वस्थ बच्ची, फुटबॉल खेलने वाली और अच्छे मार्क्स लाती थी स्कूल में। धीरे धीरे क्या हुआ, इसके बिहेवियर में चेंज आना चालू हो गया। तो माता पिता पहले इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट के पास गए, उन्होंने दवाइयाँ दी, उससे रिस्पॉन्ड नहीं की। उसके बाद धीरे धीरे इसको थोड़ा बेहोशी आने लग गई। 2-3 न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गई पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उनको। मेरे पास आए, मैंने कहा एडमिट करना पड़ेगा, अपन को थोड़ी जांचें करनी पड़ेगी। वो रेडी हो गए क्योंकि काफ़ी परेशान हो गए थे। हमने भी जो रूटीन ट्रीटमेंट इनिशियली वो ट्राई किया पर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया बच्ची ने। फिर चूंकि हम अनुभवी हैं तो हमें लगा इसमें ये सामान्य इंसेफेलाइटिस नहीं है जो वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें एक विशेष बीमारी होती है जिसको ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो उसका एक पैनल होता है, हमने वो भिजवाया, वो पैनल पॉजिटिव आया। अब उसके बाद फिर इस बच्ची के संघर्ष की कहानी चालू होती है। उसको फिट आने लग गए, कोमा में चले गई, वेंटिलेटर पे थी। वेंटिलेटर और आईसीयू में करीब ये 1.5 महीना रही। अब ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस का जो भी ट्रीटमेंट है, प्लाज्मा फेरेसिस है, स्टीरॉइड्स है, रेटुक्सीमैब है, आईवीआईजी है, हमने इसको सब दिया। इनके पेरेंट्स ने भरा धैर्य रखा और जो बच्ची कोमा में थी, जिसको बहुत फिट आ रहे थे, वो बिल्कुल होश में नहीं थी, वो डिस्चार्ज के वक्त बात करने लग गई थी, थोड़े कमांड्स फॉलो करने लग गई, अपने आप से खाना खाने लग गई और अब जब फॉलोअप पे आती है वो काफ़ी बेहतर है। तो ये काफ़ी रेयर बीमारी होती है। अभी तक विश्व के लिटरेचर में इसके 500-600 केसेस ही नोन है। इसको एनएमडीए रिसेप्टर एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। काफ़ी रेयर बीमारी है पर ये एक अच्छा अचीवमेंट है अपने लिए कि एक बीमारी बच्ची डायग्नोज हुई और अब काफ़ी ठीक है। आपने कहा कि उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा था, तो मैं जानना चाहता हूँ हाँ वो जी। बिहेवियर में चेंज क्या था? हाँ, बिहेवियर में चेंज मतलब अजीब सी बातें करना, उनकी मम्मी को बोले मुझे खाना वापस दे दो खाना खाने के बाद, और स्कूल से आई है बोले मुझे वापस स्कूल जाना है, मुझे तैयार कर दो। इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस। फिर सोने ज़्यादा लगी, स्कूल जाने का उठाओ तो मैं उठती हूँ, ये थोड़ा सा उसका बिहेवियर अनयूजुअल हो गया। तो इन लोगों को शंका तो है ही, इसके लिए पहले साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। हाँ जी। क्या जो आपने बताया कि ये जो बीमारी इस लड़की को हुई थी, ये कुछ कितने लोगों में इसका परसेंटेज क्या है? कितने लोगों में एक को होती है? ओह, ये 15 से 20 लाख लोगों में एक को होती है। इट्स वेरी रेयर। तो अपने देश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से तो बहुत ही कम इसके केसेस मिलेंगे अपने यहाँ। काफ़ी कम रिपोर्टेड हैं ये लिटरेचर में। सो 20 लाख में केस होना मतलब काफ़ी रेयर है। मतलब ऐसा इंदौर माने की जन पूरे देश की जनसंख्या के मान से माने तो 8-9 हजार लोग इससे पीड़ित हो सकते हाँ, हो सकते हैं पर डायग्नोज अभी तक 500-600 ही हुए हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इसका डायग्नोसिस बड़ा डिफिकल्ट है। हैं। जैसे आपने आपने सही प्रश्न किया कि साइकेट्रिक के क्या सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट यूजुअली साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। ये तो साइकियाट्रिस्ट के पास गए और लौट कर फिर उनको जब आपकी तरफ आए तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनका फिर भरोसा आते गया। जब हमने रिपोर्ट्स भेजी, रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई, तो उनका भरोसा और पुख्ता हो गया कि नहीं डॉक्टर साहब सही दिशा में जा रहे हैं। और हमने उनको काफ़ी कन्विंस भी किया और काफ़ी अच्छे लोग थे, हमने काफ़ी धैर्य रखा। 6 हफ्ता कोई कम समय नहीं होता है, बट धीरे धीरे बच्ची में इम्प्रूवमेंट आते गया। लंबी लड़ाई थी बट फाइनली रिजल्ट बहुत अच्छे थे उसके। ऑटिज्म से इसका कोई कोरिलेशन है क्या? नहीं, ऑटिज्म से कोई कोरिलेशन नहीं है। कोई ऑटिज्म जेनेटिक बीमारी है जो बचपन से रहती है, ये एक्वायर्ड है, ये बचपन से नहीं रहती है। ऑटिज्म में बचपन से ही, जब से बच्चा बच्चा पैदा हुआ, इसके माइलस्टोन डिले हो जाएंगे। स्कूल में वो सब चीज़ों में लेट रहेगा, उसकी जो मेंटल माइलस्टोन से वो डिलेड रहते हैं। इसमें बच्ची एकदम स्वस्थ थी, अच्छी प्लेयर थी, फुटबॉल की टॉप प्लेयर थी, कैप्टन थी इसके क्लास की। एंड ये डिटोरेशन 3-4 हफ्ते के अंदर हुआ इसको, इसके पहले एकदम ठीक थी।
आपने कहा कि 1.5 महीना तो बच्ची आईसीयू में रही। एक हाँ लंबा जी। पेशेंस लेवल का टेस्ट होता है एक तरह से देखा जाए तो, जो बहुत और ट्रस्ट और पेशेंस दोनों का एक टेस्ट होता है कि डॉक्टर पर ट्रस्ट और पेशेंट को इतना लंबा समय हॉस्पिटलाइजेशन रखना, वो भी एक पेशेंस ही होता है। और मेरा ऐसा बिल्कुल। मानना है कि न्यूरोलॉजिकल जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार वो इतनी लंबी चलती है कि शायद वो पेशेंस खो बैठता है अटेंडेंट। जी। पर आपका बोलना ठीक है, पर आज के ज़माने की न्यूरोलॉजी आप देखें, हम स्ट्रोक मतलब लकवा ठीक करते हैं, मिर्गी ठीक करते हैं, ब्रेन के इन्फेक्शंस सूजन ठीक करते हैं, हेडेक ठीक करते हैं। पर आज से 10 साल पहले की न्यूरोलॉजी और अभी में काफ़ी अंतर आ गया। अभी डायग्नोस्टिक टेस्ट अच्छे हो गए हैं, इसके विशेषज्ञ बढ़ गए हैं, इनके अच्छे इलाज आ गए हैं। तो न्यूरोलॉजी का भी परिप्रेक्ष्य काफ़ी चेंज है। इस बच्ची को आपने कहा कि सिम्पटम्स जो आए उसके बाद उसके मदर फादर साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, फिर आपके पास आए, बच्ची ठीक होकर जी। स्वस्थ होकर अपने घर की ओर चली गई है। ये अगर इसको डीप में जाने की बात कहें और इसके जड़ में जाने की बात करें तो कुछ कारण कोई अभी तक मेडिकल उसमें डायग्नोज हो पाया है इसको लेकर? बेसिकली इस बच्ची को जो एनएमडीए रिसेप्टर एंसेफेलाइटिस था, ये ओवरीज में एक ट्यूमर है जिसको ओवेरियन टेराटोमा बोलते हैं। वो ओवरी में ट्यूमर के कारण ये होता है। हमने जो इसकी नॉर्मल सोनोग्राफी करी थी, वो सोनोग्राफी तो नॉर्मल आई थी। अब इसके कंफर्मेशन के लिए पेट टेस्ट होता है, पीईटी टेस्ट। अभी पीईटी टेस्ट हम कोरोना के कारण नहीं करवा पा रहे हैं, पर डेफिनेटली एक बार ये कोरोना खत्म हो जाए तो फॉलोअप पे उसको बुला के हम इसका पीईटी टेस्ट करेंगे। तो यूजुअली ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस, बॉडी में कहीं कोई ट्यूमर है, उसका उसके जो एंटीबॉडीज बनती हैं ट्यूमर के खिलाफ, वो अपने ब्रेन के खिलाफ भी काम करने लगती हैं। बेसिक ये इसका रीजन रहता है। पेट स्कैन की बात आप कर रहे हैं, पेट स्कैन करेंगे उसको। हाँ जी। आपने कहा कि इसका कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं ट्यूमर होता है, जो बोन ट्यूमर से भी रिलेटेड है ये चीज? नहीं, बोन ट्यूमर से एन्सेफेलाइटिस रिलेटेड नहीं है। नहीं बोन है। ट्यूमर से रिलेटेड नहीं। डॉक्टर, इस समय दौर जो चल रहा है कोरोना का, आपने भी इस बात को स्वीकारा कि जब स्थितियां सामान्य होगी और बच्ची फॉलोअप के लिए आएगी तो उसको पेट स्कैन हम करेंगे और उससे आगे रीजन हाँ जानने जी। की कोशिश करेंगे। जी। कोरोना पर मैं चला आता हूँ, ये आपका अचीवमेंट है और बड़ी बात है कि आपने एक बच्ची को इस तरह से, जो कि पूरे विश्व में 600-700 केसेस में से एक केस है, जिसको आपने बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया। बड़ी बात है, ये हाँ जी। अचीवमेंट है और शहर के लिए भी एक गौरव की बात है कि आपने यहाँ रहकर इस काम को अंजाम दिया है। ओके। कोरोना की जब बात चल पड़ी है, आपने छेड़ भी दी है, तो मेरा ऐसा मानना था कि न्यूरोलॉजी आपकी फील्ड है। हाँ जी। कितने लोग अब इस समय इस बात को लेकर चिंतित हैं, 2 महीने से घर में बैठे हैं, 2.5 महीने से घर में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं जी। मेंटल डिस्टर्बेंस ज़रूर है उनका, उसको लेकर क्या कहते हैं? ये तो आपका प्रश्न बड़ा ही प्रैक्टिकल है। अभी देखा जाए तो काफ़ी लोग परेशान हैं, पर उनको ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर ले कि यार मैं काम नहीं कर पा रहा, या मैं अपनी क्लिनिक नहीं जा रहा हूँ, या आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो ये सब कुछ लोगों की बात नहीं है, पूरी दुनिया इससे पीड़ित है। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, सब लोग इस समस्या में साथ में हैं, तो एक तो उससे थोड़ा सा टेंशन कम होता है। दूसरी चीज़, आपकी और हमारी लाइफ इतनी भागदौड़ वाली हो गई है आजकल की, परिवार के लिए समय नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कि इसको पॉजिटिव में अगर देखें तो आपको परिवार को देने के लिए काफ़ी समय है। आपकी कोई हॉबीज़ हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, लेखन है, गाना गाते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं, तो घर में आप इसको और परिष्कृत कर सकते हैं। योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट लें, पॉजिटिव थॉट्स लें। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई अवसाद जैसी कोई स्थिति है, या स्थिति बन सकती है। मतलब अपने को सँभालने की ज़रूरत है। आपने कितनी पॉजिटिव बात कही है और हकीकत भी यही है कि जो व्यक्ति इस समय अपने परिवार को जो समय नहीं दे पाता था, वो समय दे रहा है। जो व्यक्ति हुँ। अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, वो अपने आप पर ध्यान दे रहा है। और निश्चित तौर पर कि कोरोना पूरे जीवन भर तो रहने वाला नहीं है। धीरे-धीरे हम जी, इससे यूज़्ड टू हो जाएँगे अगर ये लंबे समय भी चला। हम अपनी सुरक्षा करके, अपने आप का ध्यान रख के निश्चित तौर पर अपनी लाइफ़स्टाइल को वापस वैसे ही ला सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से लोग एक स्ट्रेस ले रहे हैं, आपने ये बात अच्छी कही कि आपको इन सब चीज़ों से अलग हट के उस दूसरे डायरेक्शन में सोचना चाहिए। कई जी। सारे लोग जो मैं बात कर रहा हूँ लगातार, मुझसे ज़्यादा तो आपके पास लोग आ रहे होंगे।
तो वो अच्छा। सामान्यतः किस तरह की शिकायत कोरोना को लेकर कर रहे देखो, कोरोना जो है इसमें स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपन एक बात बोले तो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, खून को गाढ़ा कर देता है कोरोना। सो न्यूरोलॉजी की अगर बात करें तो न्यूरोलॉजी में थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना जो है, ब्रेन स्ट्रोक्स जो चाइना में और इटली में और अमेरिका में या यूके में स्टडीज हुई हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, मतलब स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है कोरोना में, अगर हार्डकोर न्यूरोलॉजी की बात करें। बाकी जो सामान्य मेरे पास पेशेंट आते हैं, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया तो डर काफ़ी है। मेरे कई रिश्तेदार जो भी मिलने नहीं आ पा रहे हैं वो फ़ोन पे काफ़ी चिंतित रहते हैं। महू में मेरी दीदी रहती है, उनका लड़का बड़ा चिंतित है, जबकि वो काफ़ी यंग लड़का है, 25 साल का। तो वो काफ़ी टेंशन में आ गया है कोरोना के कारण। मैंने उनको यही समझाया कि भाई मेरी उम्र आपसे बड़ी है, मैं बिना नागा किए आज 70 दिन हो गए, एक भी दिन मैंने सीएचएल जाना छोड़ा नहीं है। मैंने अपने पूरे प्रिकॉशन रखे हैं, फेस मास्क लगाना, फेस शील्ड लगाना, हाथ में ग्लव्स पहनना, सैनिटाइजर यूज़ करना। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो आप तो बहुत यंग बच्चे हो, आपको कुछ नहीं होगा। तो 96-97% केसेस में कोरोना सिर्फ सामान्य कफ, कोल्ड, फ्लू या फीवर देके जाता है। 3 से 4% केसेस में ही, जो कि 60 ईयर्स के ऊपर हैं, 60 साल से ऊपर है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उनको ही रिस्क बनता है। तो ऐसा समझाने से भी पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है कि इसका हवा ज़्यादा बना हुआ है। जैसा आपने बताया, अपना प्रिकॉशन रखें और डेफिनेटली 3 या 4 महीने की बात है, कोरोना काल समाप्त हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी सामान्य हो जाएगी। डॉक्टर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो स्ट्रेस कोरोना का है, इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा है। हाँ। क्या इंदौर में इस तरह का कोई पेशेंट आपने देखा है या आया है? नहीं, मैंने तो अभी तक जो पेशेंट देखे हैं वो कोरोना नेगेटिव हैं, क्योंकि सीएचएल ग्रीन हॉस्पिटल है, और जो वर्ल्ड लिटरेचर है उसमें ऐसा ज़रूर उन्होंने बताया है। स्ट्रोक पेशेंट्स ज़रूर आए, मैंने काफ़ी स्ट्रोक पेशेंट्स ठीक किए हैं। अभी 70 दिन की अवधि में मैंने 15-20 स्ट्रोक पेशेंट्स ठीक किए हैं, जिसमें हम कुछ एक पेशेंट्स को तो मैंने थ्रोम्बोलाइज भी किया है। आजकल स्ट्रोक के लिए नया मेडिसिन आया है, 4.5 घंटे के अंदर कोई पेशेंट आता है तो उसको हम टीपीए नाम का एक इंजेक्शन लगाते हैं, काफ़ी हद तक वो स्ट्रोक ठीक हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हमारे पास टीपीए लगाने से। अभी आपने जो स्ट्रोक की बात कही थी और जो वर्ल्ड का लिटरेचर, मेडिकल जर्नल का जो लिटरेचर है, उसके मान से देखें तो जिन लोगों को कोरोना है उनमें स्ट्रोक की संभावना ज्यादा है। हाँ जी, आपने सही समझा। जिनको कोरोना होता है उनमें स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना के केस में खून गाढ़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहना है डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे तमाम सारे दर्शकों को बहुत उपयोगी जानकारियां दी है। तो मैं उन सब दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही आपके इस अचीवमेंट के लिए भी इन तमाम दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।